हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एम खालिद क्लासेस में। मैं हूं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की क्लासेस। ये जो फिजिक्स की क्लासेस है इसमें हम लोग आपको थ्योरी उपलब्ध कराएंगे और न्यूमेरिकल्स उपलब्ध कराएंगे और किसी भी चैप्टर से संबंधित जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उनको भी आपको अभ्यास कराएंगे। ठीक है। तो कक्षा 12 के हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हमारा चैनल बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इस चैनल में आपको फिजिक्स के सारे वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे धीरे धीरे, लेकिन क्योंकि वीडियोस बनाने में टाइम लगता है इसलिए धीरे धीरे हम आपको वीडियोस उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1। ये जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे। आज इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें जो भी टॉपिक है उन सभी को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे आप वीडियोस को देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और जो नोट्स होंगे वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे देंगे, तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है। ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरुआत ही कर देते हैं सीधे सीधे। तो देखिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वैद्युत आवेश। हमें सबसे पहले जानना होगा कि वैद्युत आवेश क्या चीज़ है। आवेश से ही विद्युत धारा बनती है, विद्युत धारा से ही आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग डेवलप करते हैं, उनको विकसित करते हैं। हम लोग पूरी ब्रांच एक विकसित हो जाती है जिसका बेसिक रीज़न जो है आवेश ही होता है, मतलब उसके मूल में आवेश ही है। चलिए ठीक है, फिर से हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश क्या चीज़ होती है। देखिए वैद्युत आवेश के बारे में बहुत से फिलासफर्स को, बहुत से वैज्ञानिकों को, हमारे दार्शनिकों को वैद्युत आवेश के बारे में बहुत पहले से पता है, सैकड़ों वर्ष पहले से उनको पता है ये क्या चीज़ होती है। इसके बारे में उन्होंने तरह तरह की कल्पनाएं भी की थी और तरह तरह के प्रयोगों से इसको साबित करते रहते थे कि देखिए इस वस्तु पर आवेश है, इस वस्तु के ऊपर आवेश है। तो देखिए हम आपको एक दो बातें आपको बताएंगे। जैसे अक्सर ये होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है उन वस्तुओं के बीच में कि वे दोनों एक दूसरे को आपस में चिपका सकते हैं, आकर्षित कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि एक जैसी वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करने लगती हैं, उनको धक्का देने लगती हैं। तो वस्तुओं के ऊपर इस तरह के जो गुण आ जाते हैं उसी गुण को हम आवेश कहते हैं। ठीक है। यही गुण जो होता है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं या उनको धक्का दे करके प्रतिकर्षित कर सकती है, उसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए हमने आपको बहुत जल्दी से बता दिया कि वैद्युत आवेश क्या चीज़ होती है। इसके बारे में पूरा इतिहास है, आप चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए वैद्युत आवेश क्या चीज़ होती है, फिर से समझ लेते हैं। एक ऐसा गुण जिसके कारण वो अन्य वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है या प्रतिकर्षित कर सकती है, उसको वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं। वैद्युत आवेश से संबंधित एक और परिभाषा आपको किताबों में लिखे मिलेगी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है, देखिए वो क्या है। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव करता है, अथवा उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है। ये परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं। चलिए इसको समझ भी लेते हैं। वैद्युत आवेश कहलाता है। अच्छा देखिए, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत का मतलब यह हुआ आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला प्रभाव उत्पन्न करता है, वो तो आपको अभी बता चुके हैं। और ये जो चुंबकीय प्रभाव, ये क्या चीज़ होती है। चुंबकीय प्रभाव का मतलब होता है जिससे चुंबकीय गुण देखने को मिले। जैसे कोई एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है। ऐसा हम लोगों ने मैग्नेट में भी देखा, चुंबक में भी देखा। देखिए हम लोगों को लगता है कि चुंबक एक अलग तरीका है और ये जो
विद्युत है उसके आकर्षित करने का तरीका अलग है। लेकिन धीरे धीरे पहले के लोग भी यही समझते थे, पहले के वैज्ञानिक भी यही समझते थे कि चुंबक की कहानी कुछ अलग है। चुंबक में जो गुण उत्पन्न होता है वस्तुओं को आकर्षित करने का, तो वो जो है कोई दूसरे तरीके से उत्पन्न होता है। लेकिन धीरे धीरे विद्युतिकी का और इसका चुंबकीय का दोनों का एकीकरण हो गया और अब दोनों को ये माना जाता है कि उसका मूल कारण वैद्युत आवेश ही है, उसी की वजह से चुंबकत्व भी उत्पन्न होता है। इसके बारे में डिटेल से हम अगले चैप्टर में जब इसकी बारी आएगी तब हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव करता है वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। तो ये वाली परिभाषा आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद जो है वैद्युत आवेश का मात्रक, इसका देखिए मात्रक क्या होता है समझ लीजिए। वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ये वैज्ञानिक कूलाम के नाम के आधार पर पढ़ा। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, ये राशि कैसी है, ये राशि है अदिश, अर्थात इसमें कोई दिशा नहीं होती। तो इतनी बातें वैद्युत आवेश के बारे में आप लोग समझ लीजिए, फिर आगे और बातों पर चर्चा करेंगे। आइए अगला टॉपिक लेते हैं, आवेश के प्रकार। ये आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश के प्रकार, ठीक है। देखते हैं आवेश के प्रकार। ये जो आवेश होता है कितने प्रकार का होता है, आइए समझते हैं। देखिए जो वैद्युत आवेश होता है इसकी खोज बहुत पहले हो चुकी थी। सैकड़ों साल पहले वैज्ञानिक लोग आवेश के बारे में जानते थे। वो क्या समझते थे कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर उनमें कुछ ऐसा गुण आ जाता है कि एक दूसरे को वो आकर्षित कर सकते हैं, और एक जैसी वस्तुएं रगड़े जाने पर जब पास पास रखते हैं तो वो उनको प्रतिकर्षित भी करने लगते हैं, ऐसा उन्होंने देखा। जैसे समझते हैं हम लोग, उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ ले ली। कौन सी छड़, कांच की छड़, और उसको उन्होंने जो है रेशम के कपड़े से उसको रगड़ा। ये रेशम का कपड़ा था। ये प्रयोग वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, सैकड़ों वर्ष पहले किया था। उन्होंने क्या किया मेरे ख्याल से 200-300 साल हो गए होंगे तब किया था। ये जो कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, इसको आपस में उन्होंने रगड़ा, तो उन्होंने ये देखा कि ये कांच की छड़ आवेशित हो गई है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये आवेशित हो गई है? उन्होंने क्या किया, एक दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसके बाद इसके पास में रखा। जब इसके पास में रखा तो उन्होंने देखा कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को दूर भगा रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। जब एक दूसरे को दूर भगा रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं, इसका मतलब दोनों के ऊपर चार्ज आ गया है, दोनों आवेशित हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रबर की जो है, किसी ठोस रबर की या सख्त रबर की कोई छड़ ले ली, रबर की छड़ ले ली और उसको फर से रगड़ा। फर क्या होता है, जो जानवरों की खाल होती है जिसके ऊपर रोए लगे होते हैं, बाल वाल लगे होते हैं, इस तरह की। तो उन्होंने इसको फर से रगड़ा। जो फर से रगड़ने पर उन्होंने देखा कि ये भी आवेशित हो गई है। ऐसा बहुत से पदार्थ उन्होंने ढूंढे जिनको किसी वस्तु से रगड़ने पर वो उसमें चिपकने वाला गुण आ जाता था। तो उन्होंने रबड़ से रगड़ा तो ये भी आवेशित हो गई। कैसे पता चला आवेशित हो गई? एक दूसरी रबर की छड़ दे करके भी उसको भी रगड़ करके इसी तरह से बना लिया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों रबर की छड़ें एक दूसरे को दूर भगा रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस पर भी कांच की छड़ भी आवेशित हो गई है और रबर की छड़ ये भी आवेशित हो गई है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को और रबर की छड़ को, इनको पास पास जब रखा, किसको, कांच की छड़ को और रबर की छड़ को, इसको जब उन्होंने पास पास रखा तो देखा कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही हैं, ठीक है। तो बहुत सोचने पर, बहुत विचार करने पर उनको ये लगा कि अवश्य ही जो कांच के ऊपर आवेश आया होगा और जो रबर के ऊपर आवेश आया होगा वो उसकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होगी। ये अलग प्रकृति का होगा, ये अलग प्रकृति का होगा। तो एक सीधा सा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि जब एक ही प्रकृति के जब आवेश होते हैं तो एक दूसरे को दूर भगा देते हैं, यहाँ पे दूर भगा दिया। लेकिन जब विपरीत प्रकृति वाले आवेश जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार उनके नेचर के आधार पर इनको दो अलग अलग नाम देने थे। लेकिन एक खास बात ये भी थी कि अगर जो कांच और रबर की छड़ों को आपस में मिला दिया जाए,
मिलाने के बाद उसको अलग अलग कर दिया जाए तो इनके आवेश समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके आवेशों में समाप्त होने का भी गुण था। तो ऐसा मैथ्स में मिलता है, गणित में मिलता है, जैसे प्लस का 5 और माइनस का 5 ये एक दूसरे को समाप्त करके शून्य हो जाता है। तो इस कुछ इसी टाइप के गुण के आधार पर उन्होंने सोचा होगा कि एक को धनावेश नाम दे दिया जाए, दूसरे को ऋणावेश नाम दे दिया जाए। तो उन्होंने कांच की छड़ को धनावेश नाम दे दिया कि कांच की छड़ के ऊपर जो आवेश है उसके ऊपर धन टाइप का आवेश है, प्लस टाइप का आवेश है या धनात्मक प्रवृत्ति का आवेश है, और जो रबड़ के ऊपर जो चार्ज आ गया है या आवेश आ गया है वो ऋण टाइप का है, माइनस प्रकार का है। तो इस प्रकार से आवेश डिसाइड हुआ कि दो प्रकार का होता है, धन प्रकार का और ऋण प्रकार का। हम ये कह सकते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, या धनावेश कह सकते हैं, और दूसरा आवेश जो होता है वो क्या होता है? ऋण आवेश। ठीक है, अच्छा, फिर ये वाला धन और ये वाला ऋणावेश। धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, धन और धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ऋण और ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक, अब एक खास बात और भी यहाँ पर समझ लीजिए कि जो वस्तुएं जिनके ऊपर आवेश नहीं होता है, जिनको हमने नहीं रगड़ा है किसी चीज़ से या यूं ही वो रखी हुई हैं, तो हमने तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं अनावेशित वस्तुएं या विद्युत उदासीन वस्तुएं। जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है तो उनको हम विद्युत उदासीन वस्तुएं या अनावेशित वस्तुएं कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि किस आधार पर आवेश के प्रकार डिसाइड हुए। ये अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर विद्युतीकरण की व्याख्या। ये विद्युतीकरण कैसे होता है, अर्थात वस्तुएं कैसे आवेशित हो जाती हैं, क्या खास बात होती है, कैसे वस्तुएं धनावेशित हो जाती हैं, ऋण आवेशित हो जाती हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, इसका बेसिक जो रीज़न है आवेशित होने का, वस्तुओं के आवेशित होने का, उसका बेसिक रीज़न इलेक्ट्रॉन है। जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली और प्रोटॉन की खोज कर ली और न्यूट्रॉन की खोज कर ली, तब उनके समझ में आया कि वास्तव में जो है वस्तुएं आवेशित कैसे हो जाती हैं। आइए हम लोग भी उसको समझते हैं कि कैसे आवेशित होती हैं। इसके लिए हमको जानना होगा कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। ये जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है और उस नाभिक के अंदर कुछ प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो नाभिक के अंदर मान लीजिए कि इसमें कुछ प्रोटॉन है, हमने बना दिए 10-15 कुछ भी प्रोटॉन बना दिए इसे, और उसके अंदर कुछ न्यूट्रॉन भी होते हैं। चलिए ब्लैक कलर से जो डार्क है ये न्यूट्रॉन बना दिए। तो इसमें कुछ प्रोटॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, जनरल एक नाभिक में ऐसा ही होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए, इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमने जो बनाए हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे होते हैं, इसकी संख्या भी निश्चित होती है, कभी किसी में कुछ होते हैं कुछ होते हैं। चलिए बना दिया हमने, किसी भी तरीके से इसको हमने बना लिया। चलिए मान लेते हैं ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसमें। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बाइक कक्षाएँ हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, निश्चित नियम के अनुसार भी होते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि इसकी बाहरी कक्षा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, इसके अंदर किसी भी तरीके से होगा वो केमिस्ट्री वाले मास्टर साहब आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक, अच्छा, फिर इसमें देखिए एक चीज़ खास बात ये होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक तरह का आवेशित पार्टिकल होता है। इसके ऊपर आवेश होता ही है, मतलब इसको प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि इसमें दो खास चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें द्रव्यमान होता है, वजन होता है, और इसमें आवेश होता है। इसी तरह से ये जो प्रोटॉन होता है ये भी प्रकृति ने इसको ऐसा बनाया है कि इसमें भी दो खास चीज़ें होती हैं, इसमें भी आवेश होता है और इसमें कुछ द्रव्यमान होता है। इसी तरह का जो पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है उसको भी प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि इसमें केवल एक खास चीज़ होती है, वो द्रव्यमान होता है और इसके ऊपर आवेश नहीं होता। फिर से समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर धन आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता इसके ऊपर, अर्थात ये विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, अब देखिए
ये जितना प्रोटॉन के ऊपर जितनी मात्रा में धन आवेश होता है उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ये भी फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको समझनी है वो क्या है, किसी भी परमाणु में जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। हमने कहा कि इसमें मान लीजिए कि 20 प्रोटॉन हैं तो इस परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसी से हम लोग समझेंगे कि वस्तुएं कैसे धनावेशित होती हैं और कैसे ऋणावेशित होती हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये जो हमारे पास जो परमाणु है कोई भी है, इसके ऊपर मान लीजिए 20 प्रोटॉन है। इसमें कितने हैं, 20 प्रोटॉन, और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसका मतलब जो है 20 प्रोटॉनों का जो आवेश होगा वो कितना होगा, जितना एक प्रोटॉन पे आवेश होगा उसका 20 गुना होगा। हमने कहा एक प्रोटॉन पे आवेश सपोज कर दीजिए ई से हमने प्रदर्शित कर दिया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होगा, उसको भी हमें ई से प्रदर्शित करना पड़ेगा। वैसे शुरुआत हम लोग इलेक्ट्रॉन से करते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से प्रदर्शित करा जाता है और वह ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। इसीलिए प्रोटॉन के आवेश को भी हम ई से ही लिख देते हैं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो धनात्मक होती है। आप माइनस ई और प्लस ई भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि ये माइनस प्रवृत्ति का होता है और ये प्लस की प्रवृत्ति का होता है। चलिए, ये हमने लिख दिया। अब देखिए, अगर जो 20 प्रोटॉन इसके ऊपर हैं, किसके ऊपर, इस परमाणु के पास में, इस परमाणु के पास में अगर जो 20 प्रोटॉन है तो इसके ऊपर कुल धनावेश कितना होगा। हमने कहा इसके नाभिक के ऊपर प्लस का 20 इकाई धनावेश होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्लस का 20 इकाई इसके ऊपर धनावेश होगा, प्लस का 20 ई, ऐसे समझ लीजिए। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो जब 20 इलेक्ट्रॉन है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, वहाँ पे लिख दिया। तो 20 इलेक्ट्रॉन भी हैं जब इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन भी हैं तो इसके ऊपर ऋण आवेश कितना होगा, 20 इकाई का ऋण आवेश भी इसके ऊपर होगा। तो नेट आवेश इसके ऊपर कितना बना नेट आवेश, तो प्लस का 20 इकाई धनावेश माइनस का 20 इकाई, अर्थात इसके ऊपर ऋण आवेश भी 20 इकाई है। तो दोनों मिलकर के इसके ऊपर नेट चार्ज हो गया 0, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो ऐसी अवस्था में इस परमाणु को हम कहेंगे कि ये विद्युत उदासीन है या अनावेशित है। कोई हमें नेट चार्ज इसके ऊपर नहीं दिख रहा, हालांकि इसके अंदर धनावेशित कण भी मौजूद हैं और ऋणावेशित कण भी मौजूद हैं। ठीक है, अब यह धनावेशित कैसे होगा या ऋणावेशित कैसे होगा, इसको हम समझते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया किसी भी तरीके से, घर्षण के द्वारा, रगड़ के दौरान एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा तो इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर प्रोटॉन कितने रह गए। अब देखिए इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही हैं, प्लस का 20 इकाई धनावेश तो प्लस का 20 इकाई ही है, अर्थात 20 प्रोटॉन तो मौजूद ही हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो अब 19 रह गए, माइनस का 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रह गए। ठीक है, तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना बना, देखिए एक प्रोटॉन का आवेश इसके ऊपर हावी हो गया। तो अब इसके ऊपर हम कहेंगे 1 इकाई धनावेश आ गया। ठीक है, इस तरीके से धनावेश आ जाता है। अगर जो इस परमाणु में से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, समझिएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर जो हम निकाल लेंगे तो 20 प्रोटॉन पहले से थे और अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 18 इलेक्ट्रॉनों ने 18 प्रोटॉनों के आवेश को संतुलित कर लिया है। अब बचे 2 प्रोटॉन, तो उनका आवेश फालतू हो गया, तो हम कहेंगे प्लस का 2 इकाई आवेश इसके ऊपर हो गया है, अर्थात 2 इकाई धन आवेश इस परमाणु के ऊपर आ गया है। ठीक है, इस तरह से परमाणुओं को हम धनावेशित कर सकते हैं। ठीक, तो धनावेशित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटाना पड़ेगा। समझ गए। अच्छा, दूसरी चीज़, वस्तुएं ऋणावेशित कैसे होती हैं समझिएगा। फिर से वापस कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसमें से लिए थे वो इसमें डाल दिए, वापस कर दिए। तो अब इसके पास कितने हैं, 20 प्रोटॉन हो गए और 20 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट आवेश कोई नहीं इसके पास। अब अगर जो कहीं से आप एक इलेक्ट्रॉन ला करके इस परमाणु को दे दें,
इस परमाणु को दे दें एक इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे इसके ऊपर 21 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉनों के आवेश को संतुलित कर लेंगे, अर्थात बराबर कर लेंगे, अनावेशित कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश फालतू रह जाएगा, तो अब हम कहेंगे कि इसके ऊपर 1 इकाई ऋण आवेश आ गया। इसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन दे दें अगर जो हम इसको एक्स्ट्रा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इकाई ऋण आवेश इसके ऊपर आ गया। तो हमारी समझ में ये आया कि अगर जो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को हटा लें तो कैसा आवेश आएगा। जितने इलेक्ट्रॉनों को हटाएंगे उतना ही इकाई धन आवेश आ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉनों को आप डाल देंगे इसके ऊपर, फालतू डाल देंगे, उतने ही इकाई ऋण आवेश इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझिए एक चीज़ और, तो वस्तुओं के ऊपर जो आवेश आ जाता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं Q से, और वो कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन आपने हटाए हैं। मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन आपने हटाए हैं तो n गुणे E का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन आपने हटाए हैं तो ये धन की प्रकृति का होगा, और अगर जो इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं तो ये ऋणात्मक प्रकृति का आवेश होगा। प्लस माइनस चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं, ये अंडरस्टूड होता है, आप ऐसे ही इसको लिख दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्लस माइनस चिन्ह लगाएं। सीधे सीधे ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋणावेश होगा, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनावेश होगा। अब देखिए खास बात, तो ये फार्मूला बन गया Q बराबर NE, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको हटाए दे रहे हैं, ये चिन्ह भी हटाए दे रहे हैं, वो अंडरस्टूड है। अब देखिए प्रोटॉनों को हटा करके, जो खास बात समझिएगा, प्रोटॉनों को हटा करके या प्रोटॉनों को डाल करके भी हम वस्तुओं को क्या आवेशित कर सकते हैं। तो देखिए समझिए, ये जो प्रोटॉन होते हैं ये नाभिक के भीतर होते हैं। हम अगर जो इसमें से 2 प्रोटॉन हटा लें तो प्रोटॉन रह जाएंगे 18, इलेक्ट्रॉन 20 होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। 18 प्रोटॉन रह जाएंगे और 20 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए इसके ऊपर नेट 2 इकाई का ऋणावेश आ जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये जो प्रक्रिया होगी ये बहुत ही जटिल होगी, इतनी जटिल, इतनी कठिन कि लगभग इम्पॉसिबल के बराबर। इसलिए हम प्रोटॉनों को हटाने के बारे में विचार नहीं कर पाते। साधारण परिस्थितियों में हम प्रोटॉनों को हटा ही नहीं सकते और ना प्रोटॉनों को इसमें डाल सकते हैं। इसलिए प्रोटॉनों को हटा करके जो है ऋणावेश उत्पन्न करना या प्रोटॉनों को डाल करके धनावेश उत्पन्न करना, ये बहुत ही कठिन काम है, एक तरह से बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। इसलिए हम उस प्रक्रिया को नहीं करते हैं और न ही ये हो पाती है। ठीक है, इसलिए ये तरीका एकदम गलत होगा, इस तरीके को एकदम छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, हालांकि सैद्धांतिक रूप से अगर जो देखा जाए हम डाल सके प्रोटॉनों को तो रियल में धनावेश बढ़ जाएगा, प्रोटॉनों को हटा लें तो ऋणावेश बढ़ जाएगा। ये तो सही है, लेकिन इसको करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए हम थ्योरी कौन सी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन को हटा करके धनावेश उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डाल करके हम ऋणावेश उत्पन्न करते हैं। तो उम्मीद है वस्तुओं का धनावेशित होना और ऋणावेशित होना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। टोटल आवेश कितना आएगा वस्तुओं के ऊपर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन होंगे। और E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है या प्रोटॉन का आवेश है। ठीक, अब देखिए अब हम बात करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है आखिर। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना भी आवेश होता होगा उससे छोटा आवेश प्रकृति में नहीं मिलता, क्योंकि यही सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके ऊपर आवेश होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जितना भी आवेश होता होगा वो यूनिट चार्ज कहलाता है, इकाई आवेश कहलाता है या मूल आवेश कहलाता है। उससे छोटा आवेश हमें प्रकृति में नहीं मिलता। देखिए जो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कूलाम। देखिए 1 कूलाम की परिभाषा हम आपको बाद में बताएंगे। 1 कूलाम किसी तरह से परिभाषित किया गया होगा कि 1 कूलाम इतना आवेश होता है। ठीक है, वो हम परिभाषा बताएंगे आपको, लेकिन अगले क्वेश्चंस में बताएंगे कि 1 कूलाम इतना होता है। उस हिसाब से
कैलकुलेशन करने पर, एक कूलाम के आधार पर कैलकुलेशन करने पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश आता है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश आता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश माना जाता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, ये बार बार काम आएगा आपको कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है। तो हम कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसकी प्रकृति या इसका नेचर क्या होता है, ये ऋणात्मक प्रकार का होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सिर्फ उसका नेचर बदला होता है, वो धनात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे समझ में ये आया कि अगर जो इलेक्ट्रॉन हम किसी वस्तु से या किसी पदार्थ से हटा लेंगे तो वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो वो ऋणावेशित हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे उतने गुना आवेश उसके ऊपर आ जाएगा। n इलेक्ट्रॉन हमने डाले तो n गुणे E, n गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इतना आवेश आ जाएगा। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ भी करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक चीज़ समझते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप, इसको विद्युतदर्शी भी कहते हैं। ठीक, देखिए हमको पता है कि किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल करके हम उसको ऋणावेशित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हटा करके उसको धनावेशित करते हैं। ठीक है, लेकिन साधारणतः हम कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु धनावेशित है कि ऋणावेशित है। इसके लिए एक छोटी सी युक्ति बना ली गई, एक छोटा सा उपकरण तैयार कर लिया गया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है, बहुत साधारण सा होता है। एक बहुत साधारण सा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं आवेशित है। ठीक है, देखिए समझिएगा, इसमें क्या करते हैं, हमें किसी सुचालक पदार्थ की एक छड़ ले लेते हैं और वहाँ पे इसके ये जो सिरे हैं इसके ऊपर धातु के पत्र लगा देते हैं। प्रायः सोने की धातु की जो पन्नी होती है उसको हम लगा देते हैं और उस पन्नी को फोल्ड करके ऐसे लगा देते हैं, मोड़ करके। ठीक है, तो ये पन्नी होगी तो ये मोड़ी हुई अवस्था में ऐसे रहती है। ठीक, पन्नी को फोल्ड करके ऐसे इसके ऊपर लगा देते हैं और इसके ऊपर ये जो है इसके सिरे को एक तार के द्वारा ला करके इसे टच करा देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये कोई धातु की कोई चीज़ है, कोई सिक्का टाइप का कोई चीज़ मेटल की ले लेते हैं, तांबे का बना हुआ प्रायः लेते हैं, और ये एक तार है जिससे टच हुआ आया है। और ये क्या है, ये एक सोने के वर्क जो होता है, जो मिठाई पे लगा होता है, उस तरह का एक वर्क होता है, इसको पन्नी भी कहते हैं। उसको फोल्ड करके यहाँ पे टच करा दिया गया है। ठीक है, ये इसके अंदर से इसके ऊपर रखा रहता है, ऐसा इसमें फंसा रहता है। ठीक, अब देखिए इसको प्रायः एक कांच की शीशी में इसको बंद कर देते हैं, ऐसे इस तरह से बंद कर देते हैं। ठीक, और इसको एबोनाइट के ढक्कन से या किसी भी कुचालक पदार्थ के ढक्कन से इस तरह से बंद कर देते हैं कि ये जो छड़ होती है इसका कनेक्शन किसी और जगह से ना होने पाए। एक तरह से ये मटेरियल कुचालक लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, कोई वस्तु अगर जो धनावेशित है या ऋणावेशित है तो जैसे ही हम उस वस्तु को इससे टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, तो ये पन्नियाँ फैल जाती हैं। इसका कारण क्या है समझिएगा, जैसे एक वस्तु है, ये शीशे की छड़ है, उसको हमने रेशम से रगड़ा तो ये धनावेशित हो गई ऐसे। ठीक है, धनावेशित हो गई तो जैसे ही इससे टच कराएंगे तो स्पर्श के द्वारा आवेश जो है क्या होगा, इसमें चला जाएगा, ये जो छड़ है इसमें चला जाएगा, तो ये आवेश यहाँ से होता हुआ ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये पन्नी भी जो है कैसी हो जाएगी, ये पन्नी धनावेशित हो जाएगी। आपको पता है कि धनावेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, तो ये पन्नियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी और ये पन्नियाँ की अपेक्षा ज़्यादा फैल जाएंगी। ये पन्नी जितनी पहले से फैली होगी उससे ज़्यादा ये फैल जाएगी। तो हम ये समझ जाएंगे कि इसके ऊपर, इस वस्तु के ऊपर आवेश है। अगर जो कोई वस्तु ऐसी टच करा देंगे आप इसके ऊपर जिसके ऊपर कोई आवेश ना हो,
तो पन्नियों में कोई फैलाव नहीं होगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब आवेश ही नहीं तो इनमें प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं आवेशित है। तो ये जो छोटी सी युक्ति है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। आप चाहें तो इसको घर पर भी बना सकते हैं, हमने बना के देखा था। एक छोटी सी शीशी ली थी, उसमें एक तार लिया था, और ये जो खाने वाली पन्नी होती है, खाने वाली नहीं है, जो जिसमें खाना लपेटा जाता है, एल्युमिनियम की फाइल होती है, उसको हमने क्या किया था, एक तार ले लिया था, इस तार को ऐसे मोड़ लिया था, और उसमें जो एल्युमिनियम की फाइल थी, 2 पन्नियाँ थी, इतनी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी सी, इतनी छोटी छोटी सी, लगभग 1-1 सेंटीमीटर की, उसमें गड्ढा कर लिया था ऐसे, और उसको इसी में फंसा दिया था। इसमें जो फंसा दिया था तो ये पन्नियाँ ऐसे हो गई थी। देखिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे दोनों पन्नियाँ ये लटकी हुई अवस्था में थी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये इसमें फंस गई थी। और उसके बाद हमने इसको एक शीशी में बंद कर दिया था। जो होम्योपैथिक का डॉक्टर जो है, जो शीशी देता है, उस शीशी में हमने इसको बंद कर दिया था ऐसे, ठीक है। और फिर इसके बाद इस तार को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया था। अब हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की चीज़ ली और उसको ऊन से रगड़ा या किसी भी कपड़े से इसको रगड़ा, और उसके बाद इसको टच करा दिया। जैसे टच कराया तो हमने देखा ये पत्तियां फैल गई हैं। तो ये भी उसी सिद्धांत पे काम करता है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये युक्ति क्या कहलाती है, ये इलेक्ट्रोस्कोप कहलाती है। ये हमको क्या सूचना देती है, ये किसी वस्तु के आवेशित होने की सूचना देती है। जिन बातों पर आज चर्चा हुई, उम्मीद है आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।